सभी का, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। 2022 विजय का मंत्र दिल्ली में मंथन से निकला जीत का अमृत, लेकिन इस अमृत को पीने के लिए क्या करना होगा, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चर्चा हुई। 6 घंटे की इस चर्चा में सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर था और यूपी के सीएम योगी ने बताया कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसके जरिए हम जनता के बीच जा सकते हैं। तो पीएम मोदी ने वो मंत्र दिया जिसके इस्तेमाल से मिलेगा जनता का प्यार, और इसी मंत्र के साथ 2022 का चुनावी बिगुल फूंक दिया गया। बज गया चुनावी बिगुल। बीजेपी का मंथन हुआ, यूपी उत्तराखंड का चिंतन। महाबैठक में दिया गया जीत का मंत्र। There's a specific mention of we shall ensure victory आने वाले चुनाव में, राज्य स्तर के चुनाव में। Resolution of victory in the upcoming elections finds a specific place. कोरोना की वजह से करीब 1.5 साल बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। जेपी नड्डा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी और इस मीटिंग की शुरुआत जेपी नड्डा के भाषण के साथ ही हुई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। खासकर कोरोना काल में जो कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसे लेकर जेपी नड्डा ने तारीफ की प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की। 2019 में दूसरी बड़ी जीत के बाद बीजेपी की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े थे। 36 संगठनात्मक इकाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनिट के साथ लगभग हमारे 346 मेंबर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद सदस्यों और वर्चुअल जुड़े सदस्यों को लेकर कुल 342 पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों की तैयारी पर विशेष चर्चा की गई। राजनीतिक प्रस्ताव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया और तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन किया। योगी के राजनीतिक प्रस्ताव का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी समर्थन किया। इस प्रस्ताव में सीएम योगी ने 18 विषयों का जिक्र किया। राजनीतिक प्रस्ताव में वैक्सीनेशन प्रक्रिया के बाद वैश्विक स्तर पर भारत के इमेज बढ़ाने की चर्चा, लॉकडाउन के बाद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने, वन नेशन वन राशन कार्ड, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ रोजगार देने, जम्मू कश्मीर में 370 के बाद हो रहे विकास, महिलाओं को मजबूत करने के लिए मुद्दों पर चर्चा हुई। 2014 से आज तक मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की कमी, स्वच्छ भारत अभियान और महिलाओं पर इसके प्रभाव, जन औषधि योजना को लेकर भी चर्चा हुई। डिफेंस फैक्ट्री रिफॉर्म, मिशन पाम ऑयल, किसानों के लिए किए गए काम की भी चर्चा हुई। भारत की विदेश नीति, सेवा ही संगठन को लेकर भी चर्चा हुई। सोशल जस्टिस के लिए ओबीसी कमीशन, टेकिंग स्टेप्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसीज हैव ऑल बीन मेंशन्ड। रिफॉर्म के
रेफरेंस करते हुए डिफेंस में पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज हैव ऑल बीन स्केल्ड अप बाय मर्जिंग द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, उसका भी जिक्र है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और विदेश नीति को लेकर भी चर्चा हुई और खासकर आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी मंथन हुआ। जो आप लोग आपके कॉलम्स में मीडिया में लगातार लिख के आ रहे हैं, आने वाले चुनाव के राज्यों के ऊपर विस्तार से जरूर चर्चा हुआ और उसमें इससे पहले बंगाल हो, पुदुचेरी हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, इन राज्यों में हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी विस्तार से बोला गया है। लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव में 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर हुई। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें यूपी सबसे बड़ा राज्य है। बड़ी आबादी और 403 सीटों वाले इस प्रदेश में फिर से सरकार बनाने की बात हुई। आने वाले चुनावों में भी हमारी कमिटमेंट पूरे पार्टी के स्तर पर और उसको बूथ लेवल तक काम करने का एक कमिटमेंट आज ओवरवेलमिंगली सबके सपोर्ट के साथ वो विषय भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आया। देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ वी शैल एंश्योर विक्ट्री आने वाले चुनाव में, राज्य स्तर के चुनाव में। रेजोल्यूशन ऑफ विक्ट्री इन द अपकमिंग इलेक्शंस फाइंड्स अ स्पेसिफिक प्लेस। 17वें राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्ष का जिक्र था। इस प्रस्ताव के तहत कोरोना काल में विपक्ष के रवैये और राष्ट्र से जुड़े मामलों पर भ्रम पैदा करने के आरोप लगाए गए। प्रस्ताव नंबर 18 में अमृत महोत्सव का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इन प्रस्तावों के बारे में बता रही थीं, उसी दौरान न्यूज 18 के पत्रकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा कि आखिर सीएम योगी ने राजनीतिक प्रस्ताव क्यों पेश किया। सीएम योगी के प्रस्ताव पेश करने के पीछे मकसद क्या है। यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया? क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं, जरूर बुलाएंगे। तो सीएम योगी को राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए क्यों बुलाया गया, इसका जवाब तो आपने सुन लिया। लेकिन जब सीएम योगी प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो उनके एक एक शब्द बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश था। वो साफ कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में लोगों के बीच क्या कहना है, किन मुद्दों पर चुनाव में जाना है। यही नहीं, प्रस्ताव नंबर 17 में विपक्ष के रवैये की खासकर चर्चा की और अपने राष्ट्रवाद के संकल्प को दोहराया। एक तरह से सीएम योगी ने चुनाव की हुंकार भर दी। 5 राज्यों में चुनाव, बीजेपी के क्या क्या दाव। बीजेपी कैसे 5 राज्य जीतेगी। बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने भी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में सरकार बनाई जा सकती है। सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। सवाल ये है कि विपक्ष को हराने के लिए कहां पर कौन सा मंत्र पढ़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कौन सा सूत्र दिया। जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ
समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इस सवाल को समझने के लिए इन पोस्टर को पढ़िए। ये दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। विश्व प्रिय नेता मोदी की तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार भी मोदी सरकार की कामयाबियों को लेकर जनता के बीच जाना है। वैक्सीन के 100 करोड़ डोज की बात जनता तक पहुंचानी है। सीएम योगी जब प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो जीत के हर दाव का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा। राजनीतिक प्रस्ताव पर शुरुआत करते हुए उन्होंने जिक्र किया कि आगामी विधानसभा चुनाव, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी और सरकार ने पूरे इस 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और आगे इसका लाभ सरकार को और पार्टी को चुनावों में मिलने जा रहा है। लेकिन सरकार के काम का लाभ कैसे मिलेगा? जनता का वोट लेने के लिए क्या करना होगा और वो कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए पब्लिक का प्यार हासिल होगा, इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। बैठक में सबसे ज्यादा फोकस कोरोना के खिलाफ युद्ध, केंद्र सरकार की योजनाओं, गरीबों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, कोरोना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम और विपक्ष के रवैये को भी जनता को कैसे बताया जाए, इस पर फोकस रहा। राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में अब तक पूरे देश में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त लगा दी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो अब तक 11 करोड़ से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन पूरे प्रदेश भर की जनता को दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम साबित हो रहा है। सीएम योगी ने गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया। कोविड काल में जब कोई मददगार नहीं था तो कैसे सरकार ने गरीबों तक मदद पहुंचाई, उस पर बात की। योगी आदित्यनाथ ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूरे देश भर में मुफ्त राशन देने पर चर्चा की। अगर बात करें पूरे कोरोना काल के दौरान पूरे देश भर में जो गरीब लोग थे, केंद्र सरकार ने उनको मुफ्त राशन दिया। उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो गरीब लोग हैं उनको पूरे कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यूपी में करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। दीपोत्सव पर इसकी अवधि होली तक बढ़ा दी गई। सीएम योगी के इस कदम को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सीएम योगी भी चाहते हैं कि कार्यकर्ता इस बात को जन जन तक पहुंचाए और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करें। इसीलिए सीएम योगी ने कार्यकारिणी में मुफ्त अनाज के साथ रोजगार की चर्चा की। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए रोजगारों को लेकर चर्चा की। जिस तरह से 7 साल के कार्यकाल में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार रोजगार को लेकर काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उसके साथ साथ 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से लोगों को रोजगार देने का काम किया है और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार देना के बनाने के लिए जो काम किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट केंद्र और राज्य सरकार का माना जा रहा है। भले ही 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यूपी के चुनाव पर है। इसीलिए सीएम योगी और उनकी सरकार के काम की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। दिल्ली में बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान यूपी छाया रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां पर तारीफ हुई और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों में सीएम योगी आदित्यनाथ ही वो मुख्यमंत्री जो फिजिकली मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने प्रस्ताव भी पढ़ा। इसीलिए बीजेपी के सभी बड़ी नेताओं ने कार्यकारिणी में यूपी की ही चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक ने तारीफ। अपने संबोधन में पीएम ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और लोगों से जुड़ने के लिए कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन।
कार्यकारिणी में से सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं हुई। पीएम मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। ये कार्यकर्ताओं को एक तरह से संदेश था कि चुनाव में परिवारवाद पर भी चर्चा हो। बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए अपने काम का प्रचार करने वाली है, साथ ही जनता से जुड़ने की तैयारी है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में परिवारवाद को भी मुद्दा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच और विश्वास बनाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि 5 राज्यों से जो फीडबैक आए हैं उसके मुताबिक सबको आगे बढ़ना है और उत्साह से जनता के बीच जाना है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग, उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। पीएम मोदी से जीत का मंत्र मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब पदाधिकारी बाहर निकल रहे थे तो उनमें एक उत्साह था। हमारा सेवा परमो धर्म के आधार पे आज की पूरी कार्यकारिणी थी और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री जी का यही संदेश। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने दावा किया कि यूपी में फिर से बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनेगी। तो इस बार क्या दावा है, कितनी सीटें? देखो, मुझे तो लग रहा है कि जो हम 300 पार का उत्तर प्रदेश में रखे हैं, हम उसके निश्चित रूप से पास जाएंगे और एक बड़ी जीत होगी। और बाकी और भी 4 जो राज्य हैं उनकी समीक्षा बहुत अच्छी है। उत्तराखंड के युवा चेहरे पर भी बीजेपी को भरोसा है। दिल्ली में लगी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें बता रही हैं कि उन पर पीएम मोदी का विश्वास कितना है। उत्तराखंड को लेकर एक नारा, यहाँ स्लोगन भी देख रही हूँ, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व। तो मान ले सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल, युवा के जोश में हमारे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होते हैं और पूरा प्रदेश शामिल होता है। सो भविष्य बहुत अच्छा उत्तराखंड का। तो अब बिगुल बच चुका है। मोदी मंत्र लेकर नेता अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। लोगों तक केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियां पहुंचाने में जुट गए हैं। साथ ही विपक्ष को घेरने की रणनीति पर तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है, क्योंकि यूपी को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अमित शाह ने लखनऊ में कहा था कि 2024 में मोदी को जिताने के लिए 2022 में योगी को जिताना होगा। शायद इसलिए ही कार्यकारिणी की बैठक में सबसे ज्यादा सीएम योगी छाए रहे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से मेनका चौधरी के साथ पवन गौड़ की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड समेत उन 5 राज्यों पर फोकस रहा जहां 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उत्तराखंड समेत उन 5 राज्यों पर फोकस रहा जहां 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई। दिल्ली में करीब 6 घंटे चली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत 13 बड़े नेता वर्चुअली शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनावी रोड मैप रखा।
मीटिंग में तय किया गया कि पार्टी उन 18 सीटों पर विशेष फोकस रखेगी जहां 2017 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था और जिन सीटों पर पार्टी को 5% वोटों से भी कम के अंतर से जीत मिली। प्रवासी वोटर्स पर भी पार्टी का खास ध्यान है। दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में प्रवासियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए चुनाव में इन प्रदेशों के पार्टी नेताओं को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया। राज्य के विषय में भी विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, अध्यक्ष के तौर पर मैंने चर्चा की है और उत्तराखंड राज्य के लिए भी हमारे नवंबर माह के सब कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। हमने 2017 के आंकड़े उठाए हैं। हमने विधानसभाओं को कैटेगरी में बनाया है। ऐसी विधानसभाएं जो हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, जो मीडियम से जीती है, जो कम मार्जिन से जीती है, सारी कैटेगरी बना के हमने अलग भी इस प्रकार कुछ विधानसभाएं चिन्हित करके अलग अलग बाहर से कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेदारी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में विकास के ऐसे काम हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है और हम सब लोग और तेज गति से अपने संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक और बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक लेकर जाएंगे। सरकार भी जो है हमारी संगठन के साथ मिलकर एक समन्वय करते हुए हम पूरी कार्य योजना पर काम करेंगे। बीजेपी 10 नवंबर से उत्तराखंड में महासंपर्क अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा होगा तो शहीद सम्मान यात्रा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाया गया कि पार्टी उत्तराखंड में अब की बार 60 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी पूरी तरह चुनाव में उतर गई है। अपनी कामयाबी बताते और विपक्ष को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। तो वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी पर हमलावर हैं। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे और वहां यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जो अब करने जा रही है उसका काम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। हमारी सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया। बीजेपी सरकार 4.5 साल बैठी रही। अब चुनाव से पहले आजमगढ़ जा रहे हैं। हमारे पुराने नेता बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी बननी थी जिसका काम रोका और फिर शिलान्यास किया। सवाल आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी का नहीं है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बलिया में दी थी। आखिरकार बलिया की यूनिवर्सिटी 4.5 साल में चंद्रशेखर जी की बनके क्यों नहीं तैयार हुई? उसका बजट क्यों रोक दिया? अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने खुशीनगर और बलिया में यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन योगी सरकार ने उस काम को रोक दिया। अपने सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती 4.5 साल में। वो आजमगढ़ में समाजवादी धरती पर यूनिवर्सिटी क्यों बना रही होगी? उन्हें तो बहाना चाहिए आजमगढ़ कैसे जाएं। जिन्होंने नाम बदले हों, शिलान्यास का शिलान्यास किया हो, उद्घाटन का उद्घाटन किया हो, उनसे कोई काम की उम्मीद करेगा? और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। झूठी